आप सभी का स्वागत है पुनः। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वह है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास और शिक्षक। जब हम शिक्षक की तैयारी कर रहे होते हैं तब बाल विकास के अधिकतर क्वेश्चन से हमारा सामना होता है और लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन महसूस करते हैं बाल विकास में जो ऑप्शंस उनके सामने होते हैं उसको लेकर के। तो ऐसा क्यों? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पे हम चर्चा करेंगे और बाल विकास से संबंधित आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाए, इसके लिए मेरी इस पूरी चर्चा को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और उसके बाद आप पाएंगे कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपसे सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम सही लगेंगे। शिक्षक का चुनाव या शिक्षक के पद पे पोस्टिंग परसेंट बेस या मेरिट बेस से हो सकता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा बुद्धि होगी, जितना व्यक्ति जीनियस होगा, उतना ही अच्छा वो स्कूल का संचालन कर पाएगा। ऐसे लोगों की आम धारणा, परंतु वास्तविकता कुछ अलग है। जीनियस नहीं, बच्चों को समझने वाला, बाल मन को समझने वाला, बाल मन में जो समस्याएं आती है उन समस्याओं का निपटान या निपटारा कैसे किया जाए, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, यह जो जानता है और बच्चों के सर्वांगीण विकास में जो अहम भूमिका निभाता है, ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता एक स्कूल को होती है। क्योंकि ये जो हमारा समाज है, ये पूरा विश्व है, हमेशा अपने विचारों को थोपने का प्रयास करता है और जब भी हम या हमारा समाज या हमारा धर्म अपनी भावनाओं को ज़बरदस्ती बच्चों को देता है या ठेसने का प्रयास करता है, तो वह बच्चों की सृजनात्मकता को ख़त्म कर रहा होता है। सभी स्कूलों में स्कूल का एक कल्चर होता है और एक आदर्श स्कूल का कल्चर क्या होगा और एक आदर्श शिक्षक के क्या गुण होंगे। जब आप एक आदर्श शिक्षक के आप में सभी गुण होंगे तो बाल मनोविज्ञान या बाल विकास से संबंधित सारे क्वेश्चन के हल आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि आप बाल मन की भावनाओं को समझ रहे हैं, आप उनकी समस्याओं का समाधान जान रहे हैं, तभी आप एक आदर्श शिक्षक बन पाएंगे। आपको स्कूल अध्यापन में या बच्चों के अध्यापन में जो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उन चुनौतियों का समाधान आपके पास है, तभी आपका चुनाव शिक्षक के लिए हो पाएगा। शिक्षक के चुनाव के लिए परसेंट की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है तो आप बच्चों के साथ कितने फैमिलियर हैं और बच्चों से संबंधित जो बातें हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं या नहीं जानते हैं, इस पे आपकी नियुक्ति डिपेंडेंट है। तो हम आज शिक्षकों को क्या चीज़ मालूम होना चाहिए, शिक्षा बच्चों में किन गुणों का विकास कर सकता है या शिक्षकों में कौन से गुण होने चाहिए और शिक्षकों को अपने स्कूल अध्यापन में क्या कार्य नहीं करने चाहिए, उस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे जो शिक्षक होते हैं उनको डांटने डपटने हड़काने का मीनिया हो जाता है और वो हमेशा हर प्रयोजन में ऐसा ही करते हैं, जबकि हाँ, यह समझ लेना बेहद ज़रूरी है कि बच्चों के संगी, साथी, मित्र, सहेली, सखा बनकर हम जो कर सकते हैं, एक शिक्षक जो कर सकता है, वो थानेदार बनकर वह कभी नहीं कर सकता। तो साथी बन करके उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढिए। और इस चर्चा के बाद मेरा पूरा यकीन है कि आपको ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन देख करके आसानी से हल हो जाएंगे आपसे। तो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो शिक्षक में एक गुण होना चाहिए कि वह बच्चों को प्रोत्साहित करे। एक टीचर मोटिवेटर होता है, प्रेरक होता है, वह बच्चों पे कुछ भी चीज़ थोपता नहीं, वह उनसे वह कार्य निकलवाता है, इसको बोलते हैं प्रोत्साहन। और जब हम ऐसे कोई कार्य करते हैं जिससे बच्चा प्रोत्साहित होता है तो उसकी प्रतिभा निखरती है और जितना व्यक्ति में प्रतिभा निखरेगा, ऐसे बच्चों को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अब इससे होगा क्या कि जैसे ही आप अच्छे कार्यों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे
तो बच्चा नियमित रूप से विद्यालय आना पसंद करेगा। ठीक है। दूसरी बात, जो 5 वर्ष का बच्चा है, जब वह स्कूल आता है तो दूषित संस्कार जितने भी हैं उससे बचाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई रोल अदा करता है तो वह होता है शिक्षक, क्योंकि बच्चा शिक्षक को एक आइडल मानता है, आदर्श मानता है, और उनके सारे संस्कारों को ग्रहण करने की कोशिश करता है और ग्रहण करता भी है। तो एक शिक्षक को अपने सारे दूषित संस्कार स्कूल गेट से बहुत पहले ही बाहर फेंक करके स्कूल में कदम रखने चाहिए। दूसरा जो चीज़ है वह है संघर्ष। बच्चों में संघर्ष लाना, संघर्ष करने की उनमें क्षमता विकसित करना, क्योंकि संघर्ष ही वह चाबी है जिससे सभी सफलता के ताले खुलते हैं। आप सभी जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री गरीबी में पढ़े लिखे, सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उनके बारे में कहानी है कि उनको नदी पार करके जाना होता था। तो जब उनको उनके स्कूल में प्रोत्साहन मिलता था तो वो स्कूल जाने से बिल्कुल नहीं कतराते थे। तो नदी पार करके जितनी तत्परता से जाते थे उतनी ही तत्परता से फिर वापस घर आ जाते थे। तो जीवन में जब वो युवावस्था में प्रवेश किए तो वही उनका संघर्ष, वही कठिनाइयों को लड़ने की जो उनकी क्षमता थी, जो जिनकी प्रैक्टिस उन्होंने सालों साल की थी, वही तत्परता, वही हमेशा उनके जीवन काल में चलता रहा। संघर्षों से सफलता के ताले खुलते हैं और वो प्रधानमंत्री हुए, आप सभी को मालूम है। तीसरी चीज़ है क्षमताओं का विकास करना। क्षमताओं का विकास करना, क्षमता, सभी बच्चा या सभी बच्चों में विशेष क्षमता पाई जाती है, कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में। तो क्या आप बच्चों को सिर्फ रटा रहे हैं कि चित्र भी याद करो, नक्शा भी याद करो, विज्ञान भी याद करो, गणित भी याद करो, और सब कुछ सिर्फ आप याद करा रहे हैं, खेल के नियम भी याद कर लो, तो क्या उनकी क्षमताओं का विकास हो जाएगा? क्षमताओं के विकास के लिए शिक्षक एक अवलोकनकर्ता के रूप में पहले होता है। वह सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से देखता है, अवलोकन करता है और उनकी क्षमता अनुसार उनसे वर्क या अपने स्कूल की गतिविधियों को कराता है। और जब वह उन्हीं क्षमताओं, जैसे क्षमता वाले वो बच्चे हैं, वैसी ही क्रियाविधि या क्रियाकलाप कराएगा अपने स्कूल में, उनकी क्षमताओं का विकास उतना ही अधिक होगा। चौथी चीज़ है दृढ़ निश्चय। बच्चों के अंदर दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन का गुण लाना, जो कि शिक्षक के लिए भी बहुत आवश्यक है। यह दृढ़ निश्चय ही है जो उनको इतने सालों की स्कूली शिक्षा से जोड़ा रहेगा, ताकि भविष्य में एक वो अच्छा इंसान बन सके। तो ऐसे गुणों का विकास करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, एक शिक्षक के लिए भी और बच्चों के लिए भी। दृढ़ निश्चय और संघर्ष एक दूसरे से जुड़े हुए। एक छोटा सा लाइन है, तप तप कर श्रम की अग्नि में जिनका जीवन हवन हो गया, ऐसे पौरुष के बलिदानी महामृत्यु से भी लड़ते हैं। रोक सकी है कब बाधाएं मंजिल के साहसी पथिक को, मन का केवल वेग चाहिए, पांव स्वयं ही चल पड़ते हैं। तो अगर दृढ़ निश्चय आप में है तो आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो यही दृढ़ निश्चय के गुण बच्चों में भी पैदा करने का कार्य शिक्षक करता है। पांचवी चीज़ है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को सर्वोपरि रखना। तो बच्चों में आत्मविश्वास की भावना का जागरण शिक्षकों के आत्मविश्वास पे डिपेंडेंट है। शिक्षक जितनी आत्मविश्वास के साथ कक्षा में प्रवेश करके बच्चों को पढ़ाता है, उतने ही आत्मविश्वास के साथ बच्चे उस कार्य को आसानी से कर पाते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो। छठवां है व्यवहार कुशलता। अब ये व्यवहार कुशलता, बचपन में जो बीज हम बोते हैं व्यवहार के रूप में, वही जीवन भर चलते रहता है। तो अगर शिक्षक का व्यवहार बहुत ही शानदार, मीठा और विनम्र, नम्र है, तो वैसे ही उसके बच्चे भी व्यवहारिक होते हैं, उतने ही आज्ञाकारी, और किसी भी चीज़ को धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता उनमें आती है। और जितना धैर्यपूर्वक वो सुन पाएंगे, उतना ही धैर्यपूर्वक वो किसी भी चीज़ को सीख पाएंगे। कलात्मक अभिरुचियों का विकास। अभिरुचि से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, तो है क्या ये?
तो सभी की रुचियाँ अभिरुचियाँ अलग अलग होती हैं। कोई बहुत अच्छा गाता है तो कोई बहुत अच्छा पकाता है, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है तो कोई बहुत अच्छा लिखता है। तो इन अभिरुचियों की अभिव्यक्ति ज़रूरी है। तो शिक्षक को क्या चाहिए कि उनकी अभिरुचियों का, उनकी रुचियों का, अभिवृत्तियों का कैसे अभिव्यक्ति हो सके। तो एक शिक्षक क्या करेगा, अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग गतिविधियाँ, क्रियाकलाप उनकी अभिरुचियों के अनुसार आयोजित करेगा। शिक्षक जो और काम करता है वो है संवाद क्षमता को निखारना, मतलब भाषाई विकास। बच्चों की भाषाई विकास में अहम भूमिका शिक्षक करता है। तो उसके लिए बहुत सारी गतिविधियाँ स्कूल में करा सकते हैं। किसी विषय पे विचार व्यक्त करना, अपने अनुभव को शेयर करना, घर में क्या खाया, क्या बनाया, घर में कौन कौन है, आप कहाँ कहाँ गए थे और वहाँ क्या नया सीखा या नया देखा, उस पर चर्चा कीजिए। ऐसे ऑप्शंस बहुत बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो संवाद क्षमता को निखारता है, भाषाई क्षमता का विकास करता है। परिकल्पनाओं के निर्माण में सहभागी बनना शिक्षक का प्रमुख गुण है। आज वर्तमान में जो प्रमुख समस्या है वह है परिकल्पनाओं में बाधक तत्व। परिकल्पनाओं का निर्माण नहीं हो पाता, उसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो है मोबाइल फ़ोन, टीवी, ऐसी चीज़ें। आप समझते हैं इसको। जब हम पुस्तक से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम उस कहानी को लेकर के अपने मन में कल्पनाएं करते हैं, एक चित्र करते हैं, ठीक है, और वह चित्र दिनों दिन निखरते जाता है और हमारा ज्ञान पुष्ट होता है। लेकिन जब हम उसी कहानी को मोबाइल के माध्यम से देखते हैं तो जो चित्रण हमारे मस्तिष्क में हमें स्वयं करना होता है वह चित्रण पहले से ही आपको उसमें दिखाई देगा। तो उससे हमारी बौद्धिक विकास में बाधा पहुंचती है, या बच्चों के बौद्धिक विकास में बाधा पहुंचती है। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को उनके माता पिता से चर्चा करके मोबाइल से थोड़ा दूरी बना कर रखें, कम टाइम के लिए मोबाइल दें उनको। और शिक्षार्थी को भी यह चाहिए कि वो मोबाइल से दूरी बना करके पुस्तक की चीज़ें पढ़ने का प्रयास करें, ताकि उसकी जो परिकल्पना है वो विस्तृत और वास्तविक हो सके। अंतिम, खेलों का महत्व देना, खेलों को महत्व देना। खेल एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रिय है। एक वयस्क व्यक्ति जितना एकाग्र किसी काम को लेकर के, चाहे वो कितना भी उसका मन पसंदीदा कार्य हो, जितना एकाग्र नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा एकाग्रता बच्चे खेल खेलते समय होते हैं। तो जो खेल है वो पूर्ण या सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो उनको इसका मौका भी मिलना चाहिए। तो आप क्या नहीं करना, तो लापरवाही और उपेक्षा। अगर हम किसी बच्चे की उपेक्षा करते हैं तो वह एक प्रताड़ना के अंतर्गत शामिल होता है। जैसे कोई बच्चा किसी कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है लेकिन हम उस बच्चे को मौका नहीं दे रहे हैं, हमारे स्कूल का कल्चर अच्छा नहीं है, हम क्या कर रहे हैं कि एक बच्चा है उसको हम कई गतिविधियों से बाहर रख रहे हैं, तो वह उसके साथ प्रताड़ना है। स्कूल का कल्चर ऐसे होना चाहिए कि एक बच्चे को जो इसको इस किसी कार्यक्रम में अगर मौका नहीं मिलता है तो अगले किसी दूसरे कार्यक्रम में या दूसरे टाइप के कार्यक्रम में उसे मौका मिलना चाहिए। बच्चों को हीन भावना की जो काली छाया है उससे दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। हम बच्चे से तेरे से नहीं हो पाएगा, तुम्हारा जो बेच है वही पूरा ख़राब है, तुम्हारा भाई इतना पढ़ता था, तुम घर में क्या नहीं पढ़ते हो, ऐसी भावनाएं बच्चों में हीन भावना जागृत करती है। ऐसे जो बातें हैं वो हीन भावना को, और वह बच्चा फिर हमेशा दबता चला जाता है। तो बाल भावनाओं पर प्रहार बिल्कुल उचित नहीं है। बाल भावनाओं पर प्रहार कभी भी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अगर कभी भी ऐसे ऑप्शंस हैं परीक्षा के प्रश्नों में जिससे बालक की भावनाओं को थोड़ा सा भी असर पड़ रहा है, थोड़ा सा भी प्रहार हो रहा है, तो वह ऑप्शन बिल्कुल उचित नहीं है, उसे कदापि सही न माने। असत्य का प्रयोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जितना हो सब कुछ सत्य हो, झूठे वायदे ना कीजिए। और पक्षपात, एक ही चीज़ स्कूलों में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी 0% नहीं होना चाहिए, वो है पक्षपात। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, लैंगिक रूप से पक्षपात, सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर पक्षपात,
रंग के कारण पक्षपात, शारीरिक बनावट के आधार पर पक्षपात, प्रतिभा के आधार पर पक्षपात या किसी भी अन्य वजहों से किसी भी प्रकार का पक्षपात स्कूलों में नहीं होना चाहिए। तो अब हम आते हैं कि आप जब भी बाल विकास के प्रश्नों को बनाएं तो इन पॉइंटों को ध्यान में रख करके ऑप्शंस देखें, और आप शिक्षक की तैयारी भले ही कर रहे हों, आप एक शिक्षक की भांति ही सोचने का प्रयास करें कि यह मेरे स्कूल की समस्या है और मैं उस स्कूल का शिक्षक हूँ। जब आप ऐसा सोच करके उन प्रश्नों को हल करेंगे और इन बताई हुई बातों को उन प्रश्नों के ऑप्शंस में खोजेंगे, विकल्पों में खोजेंगे, तो आपको सही उत्तर प्राप्त होगा। तो आज इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बाल विकास के अब सारे प्रश्न बहुत अच्छे से आपसे बन जाएंगे। तो आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलेगी। समय का थोड़ा अभाव है, पर कोशिश रहेगा कि वीडियो आते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शिक्षक बनने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।